हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे विक्टोरियन टाइम पीरियड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। वो पोइट थे टेनिसन, और उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बात करेंगे। ये विक्टोरियन टाइम पीरियड के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं। ए विक्टोरियन जीनियस, रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज ए विक्टोरियन पोएट हु एक्सेल्ड इन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एंड साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट्स ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। तो एक इनका वर्क है पीपा पासेस। पीपा पासेस की ये लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको ऑप्टिमिस्ट पोइट माना जाता है। ये इनकी लाइन है कि गॉड जो स्पीसीज एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज वर्क आया था डार्विन का, उसके बाद जो रिलीजियस बिलीफ था लोगों का वो हिल गया था। उसी की वजह से इन्होंने एक तरह से लिखा है कि गॉड इज, लोगों को लग रहा था कि गॉड है या नहीं, मतलब गॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो है भी या नहीं। तो इन्होंने बोला था कि गॉड इज़ इन हिज हेवन, ऑल इज़ राइट विद द वर्ल्ड। तो ये पीपा पासेस इनका एक वर्क है, उसमें से लिया गया है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्टिमिस्टिक पोइट, मतलब आशावादी पोइट माने जाते हैं। इन्होंने पीपा पासेस में ये लाइन लिखी है कि गॉड गॉड इज़ इन हिज हेवन, ऑल इज़ राइट विद द वर्ल्ड। और उसी टाइम पीरियड के एक और राइटर हैं हार्डी, थॉमस हार्डी। उनको पैसिमिस्टिक पोइट माना जाता है, मतलब निराशावादी। तो उन्होंने बोला था कि गॉड इज़ नॉट इन हिज हेवन एंड ऑल इज़ रॉन्ग विद द वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की, इनके वर्क्स की। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेट इंग्लिश पोएट of 19th century. He was popular for his love poems and poems of optimism and most importantly for his dramatic monologue. तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर माने जाते हैं। इनके जो भी वर्क है उनमें ड्रामेटिक मोनोलॉग देखा जाता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। He was born in London 1812 to a cultured and religious family. His father was a bank clerk and a collector of rare books and arts. He showed an early talent for poetry and learned several languages including Greek, Latin, French and Italian. इनके जो फादर थे उनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन था बुक्स का, तो इनकी एजुकेशन एक तरह से घर पर ही हो गई थी। इन्होंने सारी लैंग्वेज 12 ईयर की एज में सीख ली थी, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, सब कुछ। He also admired Shelley and Byron. He married Elizabeth Barrett, another famous poet, in 1846 and eloped with her to Italy, where they lived happily until her death in 1861. तो शैली से ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे। ये इनको किसी ने शैली की बुक ऑफ़र की थी। जब उन्होंने पीबी शैली की बुक पढ़ी तो उससे वो बहुत इंस्पायर हो गए, और जब नेक्स्ट टाइम इनका बर्थडे आने वाला था तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से यही डिमांड की कि मुझे जो भी जितने भी वर्क्स हैं शैली के उनकी बुक्स ला के दो। तो इन्होंने शैली को बहुत पढ़ा और इतना इन्फ्लुएंस था शैली का इनके ऊपर कि ये एक तरह से वेजिटेरियन बन गए थे और एथिस्ट बन गए थे। He wrote many acclaimed poems such as My Last Duchess, ये बहुत ही फेमस है, Porphyria's Lover, The Bishop Orders His Tomb and Child Ronald to the Dark Tower Came. लेकिन इनका जो मास्टरपीस है वो है The Ring and the Book, a long poem based on a historical murder trial in Rome which he published in 12 books from 1868 to 1869, और इसमें 21,000 लाइन्स है। 12 बुक्स में है और 21,000 लाइन्स है इसके अंदर। अब हम इनके वर्क्स की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था वो था पॉलिन, अ फ्रेगमेंट ऑफ ए कन्फेशन, इन मार्च 1833 एनोनिमसली। द पब्लिशर ऑफ दिस वर्क वाज शॉन्डर्स एंड ओटले। मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस वर्क को पब्लिश करने के लिए एक तरह से पैसे दिए थे, पे किया था उनको। फिर इनके बाद इनका वर्क आता है पैराक्लेसिस। In 1835, Robert published Paracelsus, which was a result of his tour of St. Petersburg with Russian general in 1834. This work was a success both commercially and critically. This work was noticed by many writers such as Tennyson, Landor, and Charles Dickens. Paracelsus was a melodrama with no action, showed problems faced by an intellectual to find space in the society. बिकॉज ऑफ दिस वर्क रॉबर्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू द लिटरेरी वर्ल्ड ऑफ लंदन। तो ये वर्क ठीक ठाक था, जो थोड़ा बहुत फेमस हुआ था। इसके बाद इन्होंने प्ले लिखे, एक ड्रामा कंपनी थी, उन्होंने इनको इनवाइट किया प्ले लिखने के लिए। वो कंपनी थी मैक्रेडी। स्ट्रैफोर्ड इन्होंने एक प्ले लिखा जिसकी 5 परफॉर्मेंस हुई थी थिएटर में। दिस प्ले टर्न्ड आउट टू बी ए सक्सेस एंड देयरफॉर ही रोट टू मोर प्लेज। तो 1 फेल हो गया और दूसरा कभी परफॉर्म ही नहीं हुआ। एक फिर उनका वर्क आया सोरडेलो। सोरडेलो क्या है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम है इन 6 बुक्स। Robert published Sordello in 1838. He went to Italy to search for the theme of background. Sordello was a biography of Mantuan in the form of a poem. It showed a war happening named as Gulf Ghibellian War and filled with conflict and hate. This was not well received by the readers. They called him full of
ऑब्सक्योरिटी एंड केयरलेसनेस। तो ये बिल्कुल ही सक्सेसफुल वर्क नहीं है इनका सोरडेलो। सेवरल कमेंट्स वर मेड बाय द राइटर सच एज कार्लाइल। तो ये जो सोरडेलो है इसके काफ़ी ख़राब रिव्यू आए। थॉमस कार्लाइल जो राइटर थे उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ ने इस बुक के बारे में बोला है कि पता नहीं, मैंने इस बुक को पढ़ा, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि सोरडेलो है वो एक बुक है, एक सिटी है, या एक मतलब किसी पर्सन का नाम है। मतलब पूरी पोएम पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया इसके बारे में। और टेनिसन ने भी ये कहा कि मुझे बस इतना ही पता चला कि जो स्टार्टिंग लाइन है वो और एंडिंग लाइन है वो। तो इसकी वजह से इसकी रेपुटेशन काफ़ी डाउन हो गई थी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की रेपुटेशन। From 1841 to 1846, रॉबर्ट पब्लिश अ सीरीज ऑफ पैम्पलेट्स ऑफ बेल्स एंड पोमेग्रेनेट। ये इनका एक और एंथोलॉजी था जिसमें कई सारी पोम्स थी, कई सारे वर्क थे इनके, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे। इज मोस्ट फेमस वर्क्स वर रिटन इन दिस फॉर्म इंक्लूडिंग पोरफेरियाज लवर, माई लास्ट डचेस, पीपा पासेस। दीज वर्क्स हेल्प्ड cement his interest in psychological complexity and the human tendency to constantly shift perspective and opinions. ब्राउनिंग्स लाइफ ग्रेटली इम्प्रूव्ड व्हेन 1848। ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से मिले थे। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जिनसे ये मिले थे, इनको प्यार हो गया था, बाद में उन्होंने शादी की। ये इनसे ज़्यादा फेमस राइटर थी और इनसे 6 ईयर बड़ी भी थी। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग उस टाइम रॉबर्ट ब्राउनिंग से ज़्यादा फेमस थी। Elizabeth Barrett Browning through her work and began to visit her. Elizabeth was a long time invalid who lived secludedly in her London home under an extremely overprotective father. तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। लेकिन जो एलिजाबेथ के फादर थे वो इस मैरिज को नहीं चाहते थे, वो चाहते ही नहीं थे कि उनके बच्चों की शादी हो। उन्होंने भाग की शादी की थी और लास्ट तक दोनों एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग हैप्पीली रहे। इनके एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम था पेन। In 1855, Browning published a collection called Men and Women, which contains most of his best-known poems, but was again only a modest success, especially when compared to Elizabeth's work, which was quite popular. तो एलिजाबेथ ज़्यादा पॉपुलर थी उस टाइम से, तो इनके वर्क इतने पॉपुलर नहीं थे रॉबर्ट ब्राउनिंग के। एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी 1861 में। A distraught Browning moved back to London, where he would finally achieve the success that had long eluded him. He published other collection like Dramati's Persona, but it was his long work The Ring and the book that finally made him famous. तो इनका मास्टरपीस ये माना जाता है, The Ring and the book that finally made him famous, ये इनका मास्टरपीस है। अब हम थोड़ा सा My Last Duchess Ferrara इसके बारे में बात करते हैं। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, appeared in 1842। ये इसकी बहुत ही फेमस लाइन है, दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ, फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड। ये फ्रा पेंडोल्फ है, ये पेंटर का नाम है जिन्होंने इसकी पेंटिंग बनाई है, मतलब डचेस जो लास्ट डचेस है उसकी पेंटिंग बनाई है, उस पेंटर का नाम है फ्रा पेंडोल्फ। वर्कड बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। इसमें क्या होता है कि वो डच होता है, उसकी कोई एक पर्सन आता है अपनी बेटी का रिश्ता लेके, वो अपना महल सब कुछ दिखा रहा होता है उसको, जो पैलेस होता है। तो वो पहुँचते पहुँचते एक दीवार पे पहुँचता है जहाँ पे ये पेंटिंग बनाई हुई है। तो इसी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन देता है जो डच होता है। वो बोलता है कि ये मेरी लास्ट डचेस की पेंटिंग है और ये इस दीवार पे है, पेंटर है उसने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वो यहाँ पे दीवार पे क्यों है, क्योंकि जो डच है वो उससे खुश नहीं था, मतलब वो उसकी एक्सपेक्टेशन से परे थी। और इसमें उसने ये बताया कि वो जैसा दूसरों के साथ बिहेव करती थी कि कोई दूसरों का बच्चा है, कोई और लोग है, उनके साथ भी वो बहुत नाइसली स्माइल करती थी, वैसे ही वो मेरी वाइफ थी, लेकिन मेरे साथ भी सेम वैसे बिहेव करती थी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उसका मेरे अंदर नहीं था, वो बहुत अच्छी थी। इसमें ये दिखाया कि जो मस्क्यूलन पावर है उसी को जेलसी, इग्नोरेंस, एरोगेंस, इन सब को दिखाया गया है। तो एक सस्पेक्ट किया जाता है कि इसने मार दिया था इसको, मतलब और कुछ नहीं है इसमें। आगे है द लास्ट राइड टुगेदर, ये एक तरह से पोएम है, मैन एंड वुमेन कलेक्शन में आई थी और इन्होंने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को डेडिकेट की है। फिर इनका वर्क आता है एंड्रिया डेल सार्टो बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, वाज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन मैन एंड वुमेन। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इटालियन रेनेसा पेंटर एंड्रिया डेल सार्टो। फिर इनका वर्क आता है रबी बैन इजरा, वन ऑफ द फिलोसफिकल पोएम ऑफ ब्राउनिंग, पब्लिश्ड इन 1864 इन द वॉल्यूम ड्रामेटिक पर्सोना। दिस पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय रुबियात बाय पर्शियन पोएट उमर खयाम। फिर इनका एक और वर्क आता है ग्रामेरियंस फ्यूनरल, इट बिकेम पब्लिश्ड इन 1855 एंड अपीयर्ड इन मैन एंड वुमेन। दिस पोएम इज द स्टडी ऑफ a grammarian who has spent his whole life in the minute and the uninteresting details of Greek syntax.
फिर इनका वर्क आता है द बिशप ऑर्डर एट हिज टोम एट सेंट प्रेक्स्ट चर्च, फर्स्ट पब्लिश इन हुड्स मैगजीन इन 1845 एंड देन अपीयर्ड इन मैन एंड वुमेन कलेक्शन जो इनका था। फिर आता है इनका वर्क फ्रा लिपोलिपि, वन ऑफ द फाइनेस्ट मोनोलॉग बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, द स्पीकर इज ब्रदर लिपि, अ 15th सेंचुरी फ्लोरेंटाइन पेंटर। तो इनके वर्क में पेंटर काफ़ी देखे जाते हैं, जो फ्रा पेंडोल्फ था हमारे लास्ट ड्रेसेज में, इससे पहले भी ये फ्रा लिपोलिपि में भी फ्लोरेंटाइन का पेंटर है। फिर इनका वर्क आता है पोरफेरियाज लवर, पोरफेरियाज लवर published in the monthly repository in 1836, later it became published in dramatic romances। पोरफेरियाज लवर में पोरफेरिया एक लड़की होती है, वो बारिश से कहीं भीग कर आती है और उसका लवर होता है कोई रूम में एक तरह से आके बैठता है, वो आग उग जलाता है, वो जो वेट क्लॉथ्स है वो चेंज करता है, वो चेंज करके आती है, लेकिन वो उसके साथ थोड़ी सी रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं वो कोई जिलसी में या किस में वो जो उसके गीले बाल होते हैं उनसे उसकी नेक को दबा के मार देता है उसको। तो ये वर्क एक तरह से पागलपन का सा वर्क माना जाता है, तो मार देता है और वो बोलता है कि अब एक तरह से डेथ हो गई है तो ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, अब मेरा इसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, मतलब इस तरह का लवर है वो। फिर उनका वर्क आता है पीपा पासेस, पीपा पासेस में वर्स ड्रामा इन 4 पार्ट्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, पब्लिश्ड इन 1841, द पोम्स सेक्शन मॉर्निंग नून इवनिंग एंड नाइट। इसमें क्या होता है, एक लड़की होती है पीपा, तो न्यू ईयर के दिन उसको छुट्टी होती है, बाकी कोई हॉलीडेज नहीं होता, न्यू ईयर के दिन उसको छुट्टी होती है, तो वो एक जगह से जैसे ऐसे गाना गाते हुए घूमते हुए निकलती रहती है, मॉर्निंग में कहाँ से निकली, फिर नून, फिर इवनिंग, फिर नाइट, और जो जो इंसिडेंट्स जो जो सीन वो एक तरह से देखती है उसी को बताती है। मॉर्निंग में वो निकलती है, वहाँ कुछ लोग कुछ कर रहे होते हैं, फिर इवनिंग में कुछ लोग कुछ और सीन होगा, तो उसी को डिस्क्राइब कर रही होती है। ये सिल्क वाइंडर गर्ल होती है, सिंग्स एज सी वंडर्स एमलेसली, मतलब बिना कोई एम के ऐसे ही घूम रही है और जो सीन उसको दिखता है उसको वो डिस्क्राइब कर रही होती है। और 4 पार्ट है इसके, मॉर्निंग नून इवनिंग एंड नाइट। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।